जय हिंद साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। पहला है, कह रहा है टीवी को चलाने हेतु दूरस्थ नियंत्रण में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, टीवी को चलाने हेतु किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों, औरक्त विकिरण अथवा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो टीवी को चलाने के लिए हमेशा ध्यान रखिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। औरक्त विकिरण अथवा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य का परास कितना होता है। तो दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की परास होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, या 4 × 10⁻⁷ मीटर होता है। तो ये एंगस्ट्रॉम में है दोस्तों, 4000 से 7000 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है इसकी रेंज, या अगर मीटर में कहें तो 4 × 10⁻⁷ मीटर होती है। ध्यान रखना, ये दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम की तरंग परास है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य। अगला है, जीवाणु के निराकरण के लिए किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जीवाणु के निराकरण के लिए हमें पराबैंगनी विकिरण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, जीवाणु के निराकरण के लिए किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है, तो पराबैंगनी विकिरण। ठीक है दोस्तों, इनको अल्ट्रावायलेट भी बोला जाता है। अगला है, प्रतिदीप्त नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है। प्रतिदीप्त नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होती है, यानी कि दोस्तों जो प्रतिदीप्त नलिका होती है उसमें प्रारंभ में कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, पराबैंगनी विकिरण उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, पराबैंगनी विकिरण। अगला है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों के संचारण में किसका मांडुलन किया जाता है। तो आयाम मांडुलन का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों के संचरण में किसका मांडुलन किया जाता है, तो आयाम मांडुलन का। ध्यान रखना, आयाम मांडुलन का। अगला है, रेडियो या दूरदर्शन के प्रसारण में ध्वनि संदेशों के संचरण हेतु किस प्रकार का मांडुलन प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, रेडियो या दूरदर्शन के प्रसारण में ध्वनि संदेशों का संचरण हेतु किस मांडुलन किया जाता है। तो ये आवृत्ति मांडुलन का। ध्यान रखना, किसका, आवृत्ति मांडुलन का। रेडियो या दूरदर्शन के प्रसारण में ध्वनि संदेशों के संचरण के लिए, वो चित्र संदेशों वाला था, ध्यान रखना, जिसमें आयाम मांडुलन का प्रयोग किया जाता है। ये ध्वनि संदेशों के संचरण के लिए किस मांडुलन का प्रयोग किया जाता है, तो आवृत्ति मांडुलन का। ध्यान रखना। अगला है, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारित प्राप्त होता है। तो इस स्टेशन द्वारा प्रसारित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी। तो दोस्तों ये होती है, ध्यान रखना, 10⁻7 हर्ट्ज या 10 मेगा हर्ट्ज होता है। ध्यान रखना, 10⁻7 हर्ट्ज या 10 मेगा हर्ट्ज। हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज दोनों आवृत्ति की मात्रा है दोस्तों। अब हमें ये फार्मूला होता है V = n लैम्डा से। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n का मान कितना दिया है इसमें, सॉरी, 30 मीटर बैंड पर प्रसारित होता है। तो हमें चाहिए क्या, आवृत्ति चाहिए। तो n बराबर क्या हो जाएगा, V/λ। V प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, 3 × 10⁸ और बटा ये, ठीक है, 30 का भाग कर देंगे। तुम्हारे जो तरंग दैर्घ्य 30 मीटर बैंड है, ये क्या तरंग दैर्घ्य है, भाग करेंगे तो तुम्हारा निकल आएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। तो जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, जो जल अपघटन किया जाता है तो ऊर्जा जो किस रूप में प्राप्त होती है, तो ऊष्मा रूप में प्राप्त होती है जल अपघटन से। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, कापर सल्फेट का जली घोल अम्लीय होता है, क्यों। तो कापर सल्फेट का जली घोल होता है क्यों, इस तो देखिए दोस्तों, इसका जल अपघटन होता है। कापर सल्फेट का क्या होता है, जल अपघटन होता है, जिससे कापर सल्फेट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से प्राप्त होता है, जो कि एक प्रबल अम्ल है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है इसका जल अपघटन होता है, जिसमें कापर सल्फेट जो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से प्राप्त होता है। कापर सल्फेट किससे प्राप्त होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक है, जो कि एक प्रबल अम्ल है। ध्यान रखिएगा, कापर सल्फेट का जली घोल क्या होता है, अम्लीय होता है। ध्यान रखना, कापर सल्फेट का जली विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। ध्यान रखना, पूछा जाता है हमेशा, तो क्षारी मत कर देना, अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है, यदि कोई रासायनिक अपक्रिया संतुलन
में है तो इसका क्या अर्थ है, संतुलन या साम्यावस्था। तो अग्र तथा पश्च क्रियाओं की दरें समान होंगी। ध्यान रखना, जब कोई भी रासायनिक अपक्रिया संतुलन में या साम्यावस्था में होती है तो ध्यान रखिए हमेशा क्या होता है, पश्च और अग्र दोनों क्रियाओं की दरें समान होती हैं। अग्र और पश्च क्रियाओं की दरें क्या होती हैं, आपस में समान होती है, यानी कि बराबर होती हैं। ध्यान रखिएगा। अगला है लोहे पर जंग क्यों लगता है। तो लोहे का ऑक्सीकरण होता है जिसके कारण जंग लगता है। क्योंकि जब लोहे पर जंग कब लगता है, जब नमी या आर्द्रता अधिक होती है। जब बरसात के सीजन में सबसे ज़्यादा जंग लगता है, जब आर्द्रता बढ़ जाती है तो लोहे पर जंग लगता है। ध्यान रखना। तो लोहे पर जंग क्यों लगता है, लोहे का ऑक्सीकरण होता है जिसके कारण उसमें जंग लगता है। ध्यान रखना, नमी के कारण। अगला है लोहे में जंग लगने के लिए कौन से दो कारक आवश्यक है। सॉरी, लोहे पर जंग लगने के लिए कौन से दो कारक आवश्यक होते हैं। तो ऑक्सीजन या नमी, इसको जल बोलते हैं। ध्यान रखना। तो लोहे पर जंग लगता है हमेशा, ध्यान रखना, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में। तो जंग तभी लगता है जब ऑक्सीजन और नमी दोनों, ऑक्सीजन को मतलब हवा से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लोहे में जंग लगने के लिए कौन से दो कारक आवश्यक है, ऑक्सीजन, नमी, इसको बोलते हैं जल। अगला है धातु क्षय का सर्व प्रमुख उदाहरण क्या है। तो लोहे में जंग लगना। धातु क्षय का, धातु क्षरण क्या होते हैं, जब उसमें लोहे में जंग लगता है तो जंग जो है लोहे को पूरा खा जाता है, कहने के बाद धीरे धीरे नष्ट हो जाता है पूरा, ठीक है। चाहे जितना नया लोहा अगर उस नमी में बाहर डाल दिया है, जो हवा और जल के संपर्क में आ गया है तो उसमें जंग लग जाता है। ध्यान रखिएगा। और उसका धीरे धीरे क्षरण हो जाता है, वो पूरी धातु नष्ट हो जाती है। अगला क्या ऑक्सीजन व नमी में से कोई अकेला कारक लोहे में जंग लगा सकता है। नहीं, दोनों कारक का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक है। दोस्तों, ऑक्सीजन और नमी दोनों ही होंगे तभी लोहे पर जंग लगता है। दोनों ही कारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों कारक की उपस्थिति में ही जंग लगता है। ध्यान रखिएगा। अगला है लोहे के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। फेरिक ऑक्साइड व फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण जिसे हम जंग कहते हैं। ध्यान रखना, फेरिक ऑक्साइड व फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनता है जिसे हम जंग कहते हैं। तो लोहे के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड व फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों। Fe2O3 और फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइड, ये बनते हैं दोनों, जैसे हम जंग कहते हैं। अगला है गैल्वेनीकरण द्वारा लोहे को जंग रोधी बनाने हेतु उस पर किस धातु की परत चलाई जाती है। तो जिंक की। ध्यान रखना, गैल्वेनीकरण द्वारा लोहे पर जंग रोधी बनाने, यानी कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है इसलिए कि लोहे पर जंग ना लगे। ध्यान रखना। तो गैल्वेनीकरण द्वारा लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत का लेप किया जाता है। तो जिंक, यानी कि Zn, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिंक धातु को प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जिंक की पॉलिश कर दी जाती है उसमें, ठीक है, लिक्विड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, दृश्य प्रकाश का तरंगमान प्रसार कितना होता है, यानी कि तरंग की प्रसार कितनी होती है। तो 390 से 780 नैनोमीटर होती है। एम का मतलब होता है नैनोमीटर, ध्यान रखना। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक, ठीक है, मीटर या नैनोमीटर होता है, ध्यान रखिए। तो 390 से 780 नैनोमीटर तक। यह अगर इसको घात में परिवर्तित करना है तो 3.9 × 10⁻7 से 7.8 × 10⁻7 मीटर में के बीच है, ध्यान रखिएगा। नैनोमीटर से अगर मीटर में बदलना है तो इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है, तो इसको अगर बदलना है एंगस्ट्रॉम से, और नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9, तो ये दोनों बदल सकते हैं। NM का मतलब होता है नैनोमीटर, ठीक है दोस्तों। अगला है राडार शत्रु के वायुयानों का पता लगाने के लिए किन तरंगों को प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो तरंगों को प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। राडार शत्रु के वायुयानों का पता लगाने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, रेडियो तरंगों का प्रयोग। दोस्तों, रेडियो तरंगों द्वारा पता चल जाता है कि जो शत्रु के राडार होते हैं वायुयान, तो पता चल जाता है कि कब दुश्मन आक्रमण करने वाला है, कैसी स्थिति क्या है, कहीं से कोई खतरा तो नहीं है। तो रेडियो तरंगें ही प्रयुक्त की जाती है, ध्यान रखना। अगला है अंधेरे अथवा कोहरे में लक्ष्य ढूंढने हेतु किन तरंगों को प्रयोग किया जाता है। तो अवरक्त तरंगों को प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। अंधेरे अथवा कोहरे में लक्ष्य ढूंढने हेतु किन तरंगों को प्रयोग किया जाता है। तो अवरक्त तरंगे प्रयोग किए जाते हैं। किसी भी चीज़ को ढूंढना या खोजना है
तो अंधेरे या कोहरे में जैसे दिखाई नहीं देता, तो आरोक्त तरंगों के द्वारा पता चल जाता है कि स्थिति क्या है, कौन कैसा है। अगला है सीटी स्कैन करने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो एक्स किरणों का सीटी स्कैन कराई जाती है मस्तिष्क की या अन्य पार्ट्स की, तो उसमें एक्स किरणें डाली जाती हैं दोस्तों। ठीक है, सीटी स्कैन किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो एक्स किरणें ध्यान रखिएगा हमेशा। अगला है एक्सरे वगैरह किया जाता है, तो उसमें भी एक्स किरणें डाली जाती हैं। तो अब अगला है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था। तो रोमन ने प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा था, ध्यान रखना। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था, रोमन ने। अगला है आती हुई कार की चाल को मापने के लिए यातायात अधिकारी उस पर कौन सी किरणें डालता है, सूक्ष्म तरंगें, ध्यान रखना। कार की चाल को मापने के लिए यातायात अधिकारी कौन सी तरंग किरणें डालता है, तो सूक्ष्म तरंगें। ठीक है दोस्तों। अगला है माध्यम का ताप बढ़ने पर प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो माध्यम पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान रखना। माध्यम का ताप बढ़ाने पर प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकाश जो है माध्यम किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ध्यान रखना। प्रकाश की चाल किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता, इसलिए माध्यम का ताप बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए माध्यम का ताप बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, सल्फर किस विटामिन का आवश्यक घटक होता है। तो थायमीन और बायोटीन का ध्यान रखना। सल्फर किस विटामिन का आवश्यक घटक होता है, थायमीन और बायोटीन का। ठीक है दोस्तों, थायमीन और बायोटीन का। किडनी में पथरी को बनने से कौन रोकता है, मैग्नीशियम धातु रोकती है, ध्यान रखना। किडनी में पथरी को बनने से कौन रोकता है, तो मैग्नीशियम धातु रोकती है, ध्यान रखना। Mg क्या होती है, Mg। अगला है रुधिर का थक्का जमने के लिए किसका होना आवश्यक है। तो रुधिर का थक्का जमने के लिए विटामिन के और कैल्शियम दोनों आवश्यक होते हैं, ध्यान रखना। रुधिर का थक्का तभी बनता है, जमता है, जब विटामिन के और कैल्शियम दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों। जब कभी कोई धारदार औजार लग जाता है, चाकू है, ब्लेड है, तो ब्लड बहने लगता है। ठीक है, तो अगर विटामिन के की कमी होती है तो ब्लड का थक्का नहीं बहता और ब्लड बहता रहता है। ठीक है दोस्तों। अगला है प्रेरणा प्रसारण के लिए आवश्यक आयन कौन से होते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों आयन आवश्यक होते हैं, पोटेशियम और सोडियम। दोस्तों आयन क्या होता है, जैसे सोडियम आयन है, इसमें अगर धन लग जाए धन आयन और ऋण आयन, इस तरह से। जैसे पोटेशियम है तो के धन आयन, तो ये प्लस की बैलेंसी होती है, तो ये तुम्हारे आयन कहलाते हैं। ठीक है, के धन आयन और एन धन आयन। तो प्रेरणा प्रसारण के लिए कौन आवश्यक आयन होते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम, एन धन आयन और के धन आयन। अगला है हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है। तो कैल्शियम फास्फेट होता है, ध्यान रखना। हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट लवण पाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्त, हड्डियों में कौन सा लवण पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट। अगला है किसकी कमी से क्रिटिज एवं मंदबुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से छोटे बच्चों में मंदबुद्धि और बौना रोग हो जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग भी बोला जाता है, इसी को क्रिटिनिज्म बोला जाता है, इसी को ध्यान रखना। तो मंदबुद्धि और बौना आयोडीन की कमी से होता है। अगला है शरीर में कैल्शियम फास्फोरस उपापचय के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो पैराथायराइड ग्रंथि से, ध्यान रखना। शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस उपापचय के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो पैराथायराइड ग्रंथि से, ध्यान रखिएगा। किससे, पैराथायराइड ग्रंथि से कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो पैराथायराइड से। ठीक है दोस्तों। जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। पहला है, कह रहा टीवी को चलाने हेतु दूरस्थ नियंत्रण में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों टीवी को चलाने हेतु किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों अवरक्त विकिरण अथवा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो टीवी को चलाने के लिए हमेशा ध्यान रखिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, अवरक्त विकिरण अथवा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है, दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य का परास कितना होता है। तो दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की परास होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, या
4 गुणे 10 घात माइनस 7 मीटर होता है। तो ये एंगस्ट्राम में है दोस्तों 4000 से 7000 सॉरी 78 एंगस्ट्राम के बीच होती है इसकी रेंज। या अगर मीटर में कहें तो 4 गुणे 10 घात माइनस 7 मीटर होती है, ध्यान रखना। ये दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम की तरंग परास है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य। अगला है जीवाणु के निराकरण के लिए किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जीवाणु के निराकरण के लिए हमें पराबैंगनी विकिरण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। जीवाणु के निराकरण के लिए किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है, तो पराबैंगनी विकिरण, ठीक है दोस्तों। इनको अल्ट्रावायलेट भी बोला जाता है। अगला है प्रतिदीप्त नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है। प्रतिदीप्त नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होती है, यानी कि दोस्तों जो प्रतिदीप्त नलिका होती है उसमें प्रारंभ में कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं, तो ठीक है दोस्तों, पराबैंगनी विकिरण उत्पन्न होता है, ध्यान रखना, पराबैंगनी विकिरण। अगला है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों के संचारण में किसका मांडुलन किया जाता है, तो आयाम मांडुलन का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों के संचरण में किसका मांडुलन किया जाता है, तो आयाम मांडुलन का, ध्यान रखना, आयाम मांडुलन का। अगला है रेडियो या दूरदर्शन के प्रसारण में ध्वनि संदेशों के संचरण हेतु किस प्रकार का मांडुलन प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। रेडियो या दूरदर्शन के प्रसारण में ध्वनि संदेशों का संचरण हेतु किस मांडुलन किया जाता है, तो ये आवृत्ति मांडुलन का, ध्यान रखना, किसका, आवृत्ति मांडुलन का। रेडियो या दूरदर्शन के प्रसारण में ध्वनि संदेशों के संचरण के लिए, वो चित्र संदेशों वाला था, ध्यान रखना, जिसमें आयाम मांडुलन का प्रयोग किया जाता है। ये ध्वनि संदेशों के संचरण के लिए किस मांडुलन का प्रयोग किया जाता है, तो आवृत्ति मांडुलन का, ध्यान रखना। अगला है एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारित प्राप्त होता है, तो इस स्टेशन द्वारा प्रसारित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी, तो दोस्तों ये होती है, ध्यान रखना, 10 घात 7 हर्ट्ज या 10 मेगा हर्ट्ज होता है, ध्यान रखना, 10 घात 7 हर्ट्ज या 10 घात मेगा हर्ट्ज। हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज दोनों आवृत्ति की मात्रा है दोस्तों। अब हमें ये फार्मूला होता है V बराबर एन लैम्डा से, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन का मान कितना दिया है इसमें, सॉरी 30 मीटर बैंड पर प्रसारित होता है, तो हमें चाहिए क्या, आवृत्ति चाहिए, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन लैम्डा। V प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, 3 गुणे 10 घात 8 और बटा ये, ठीक है, 30 का भाग कर देंगे, तुम्हारा जो तरंग दैर्घ्य 30 मीटर बैंड है, ये क्या तरंग दैर्घ्य है, भाग करेंगे तो तुम्हारा निकल आएगा, ठीक है दोस्तों।